वेलकम बैक स्टूडेंट, दिस इज़ मी हामिद खान एंड यू आर वाचिंग माय चैनल हामिद बायोलॉजिस्ट। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम यूनिट 3 का पार्ट 1 सेलुलर एडेप्टेशन को डिस्कस करेंगे। तो आइए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सेलुलर एडेप्टेशन यानी कि इस यूनिट में हम सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन से रिलेटेड तमाम चेंजेस को डिस्कस करेंगे, जिसमें एट्रोपी, हाइपरट्रोपी, हाइपरप्लेजिया, मीटाप्लेजिया, डिस्प्लेसिया और इसके अलावा इसके जनरल कंडीशन, न्यूप्लास्टिक ग्रोथ को हम डिस्कस करेंगे और मैलिग्नेंट और बिनाइन ट्यूमर्स के दरमियान डिफरेंस को समझेंगे। टीएनएम सिस्टम को डिस्कस करेंगे और इसके अलावा प्रोटो ऑन्कोजीन, एंटी ऑन्कोजीन और इसके अलावा कार्सिनोजेनेसिस को डिस्कस करेंगे। तो आइए आज के इस यूनिट 1 के पार्ट 1 लेक्चर को डिस्कस करते हैं। सेलुलर एडेप्टेशन। व्हाट इज़ सेलुलर एडेप्टेशन? सेलुलर एडेप्टेशन को हम रिफ़र करते हैं एज अ रिवर्सिबल चेंजेस इन द रिस्पांस टू चेंजेस इन एनवायरनमेंट ऑफ सेल। व्हेन एवर सेल के ऊपर जब कोई इन्वायरमेंट स्ट्रेस पड़ता है तो सेल के अंदर एडेप्टेशन आ जाती है और मोस्टली वो एडेप्टेशन रिवर्सिबल होती हैं और इस कंडीशन को हम सेलुलर एडेप्टेशन कहते हैं। अब सेलुलर एडेप्टेशन दो सूरत हाल में आ सकती है। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल है, यानी कि नॉर्मल बॉडी के अंदर जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंजेस आती हैं, और दूसरा जो है वो है पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल से मुराद बॉडी के अंदर कोई भी एबनॉर्मलिटीज़ डेवलप हो जाती है और इसकी वजह से सेल के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है और सेल एडेप्टेशन के अंदर चला जाता है। अब सेल के टाइप्स को डिस्कस करेंगे, यानी कि टाइप्स ऑफ सेल एडेप्टेशन। सबसे पहले नॉर्मल सेल की अगर हम बात करें तो नॉर्मल सेल के अंदर नॉर्मल सेल साइज़ होता है और सेल वॉल्यूम होता है और इसके अलावा नॉर्मल न्यूक्लियर साइज़ होता है। जबकि इसके बाद हम एट्रोपी, हाइपरट्रोपी और हाइपरप्लेजिया को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एट्रोपी की बात करें तो एट्रोपी में सेल के साइज़ और वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है, लेकिन सेल की डेथ नहीं होती। हाइपरट्रोपी में सेल का वॉल्यूम और सेल साइज़ जो इनलार्ज हो जाता है, बूस्ट हो जाता है। हाइपरप्लेजिया में सेल के काउंटिंग यानी कि सेल के नंबर इंक्रीज़ हो जाती हैं। मेटाप्लेजिया में रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल जो है वो टेक प्लेस होता है, यानी कि सेल की जो ग्रोथ है वो मल्टीपल यानी कि मल्टीप्लाई होती है और तेज़ तादाद में बढ़ती है। डिस्प्लेसिया की बात करें तो सेल की शेप और इसके अलावा सेल की ग्रोथ जो है वो डैमेज हो जाती है और इस कंडीशन को हम डिस्प्लेसिया कहते हैं और इसे हम एबनॉर्मल ग्रोथ भी कहते हैं। तो सबसे पहले एट्रोपी को डिस्कस करेंगे। एट्रोपी को हम डिक्रीज़ इन सेल साइज़ और फंक्शन एबिलिटी को हम एट्रोपी कहते हैं, यानी कि एट्रोपी जब सेल के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है तो इसके नतीजे में सेल की साइज़ जो है डिक्रीज़ हो जाती है और इसके फंक्शन भी जो है यानी कि फंक्शनलेसिया हो जाती है, लॉस ऑफ फंक्शन हो जाती है। और ये एक किस्म का इसके अंदर एट्रोपिक सेल्स जो हैं ये डेथ नहीं होती, इन सेल की डेथ नहीं होती, लेकिन इनके वॉल्यूम और साइज़ के अंदर रिडक्शन होती है। अब एट्रोपी दो सूरत हाल में हो सकती हैं। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल है और दूसरा पैथोलॉजिकल है। फिजियोलॉजिकल में अगर हम बात करें तो मोस्टली फ़ीमेल के अंदर यूट्रस की जो साइज़ है वो डिक्रीज़ हो जाती है आफ्टर चाइल्ड बर्थ, यानी कि बच्चे की पैदाइश के बाद यूट्रस की साइज़ डिक्रीज़ हो जाती है। और इसके अलावा वक्त के साथ साथ यानी कि जैसे ही उम्र बढ़ती जाती है तो दिमाग की जो वॉल्यूम होता है, दिमाग का जो साइज़ होता है वो एजिंग के साथ साथ रिड्यूस होता है। पैथोलॉजिकल की बात करें तो सबसे पहले डिसयूज़ होती है, यानी कि ऑर्गन का इस्तेमाल ना करना और इसके अलावा इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस, बॉडी को वो रिक्वायरमेंट्स जो ज़रूरत होता है मसल्स को या सेल्स को, वो रिक्वायरमेंट्स जो है पूरी तरह नहीं मिलती। इसके अलावा लैक ऑफ एंडोक्राइन स्टिमुलेशन, जो एंडोक्राइनल स्टिमुलेशन है यानी कि हार्मोनल सिक्रीशन है वो स्टॉप हो जाती है। तो ये पैथोलॉजिकल के अंदर इंक्लूड है। इसके अलावा एट्रोपी की कॉजेज़ की बात करें तो सबसे पहले डिसयूज़, डिक्रीज़ वर्कलोड की बात करें तो सबसे पहले एक किस्म का स्केलेटल मसल्स की बात करें तो स्केलेटल मसल्स के ऊपर अगर हम काम नहीं करें या कोई एक्सीडेंट या ट्रामा हो जाती है और उसकी वजह से हड्डी के अंदर फ्रैक्चर आ जाते हैं तो उसके ऊपर जब प्लास्टर करते हैं और वो प्लास्टर लॉन्ग टाइम तक रहता है तो उसके ऊपर वर्क भी नहीं किया जाता, उस बोन्स के ऊपर, मसल्स के ऊपर वर्क भी नहीं किया जाता। तो और इसके नतीजे में जब प्लास्टर को रिमूव किया जाता है तो मसल जो हैं वो दोबारा रिज्यूम हो जाते हैं। और इसके बाद डीनर्वेशन की बात करें तो लॉस ऑफ इनर्वेशंस, इसका मतलब जो स्केलेटल मसल्स जो हैं वो एक किस्म के नर्व सप्लाई यानी कि जो ब्रेन से
नर्व सप्लाई होती है वो नर्व सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती है और इसके नतीजे में भी एट्रोपी होती है। और इसकी बेस्ट एग्जांपल पोलियोमाइलाइटिस है। पोलियोमाइलाइटिस जो है किस्म का पोलियो वायरस है और पोलियो वायरस में जो लिम्ब से यानी कि जो ब्रेन से लिम्ब तक नर्व की सप्लाई होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है और इसके नतीजे में पैरालिसिस हो जाती है। तो यहाँ पर डायग्रामेटिकली आप इसको समझ सकते हो कि पोलियो वायरस जो है हॉर्न सेल्स ऑफ स्पाइनल कोड, जो स्पाइनल कोड के अंदर हॉर्न सेल्स पाए जाते हैं उसके ऊपर इफेक्ट होता है और उसके नतीजे में स्केलेटल मसल्स डिक्रीज हो जाती है और पैरालिसिस कॉज हो जाती है। तो इसे हम डीनर्वेशन कहते हैं। एट्रोपी की कोशिश की बात करें तो तीसरे कोशिश में एंडोक्राइन स्टिमुलेशन है। सबसे पहले रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करें और इसके अलावा ब्रेस्ट की बात करें तो वो एंडोक्राइनल स्टिमुलेशन पर डिपेंड करता है। नॉर्मली अगर एस्ट्रोजन की स्टिमुलेशन जो है लॉस ऑफ एस्ट्रोजन स्टिमुलेशन आफ्टर मीनोपॉज यानी कि मीनोपॉज एक स्टेज होता है जिस पर इनफर्टिलिटी कॉज हो जाती है। तो एस्ट्रोजन की स्टिमुलेशन जब लॉस हो जाती है तो एट्रोपिक एंडोमेट्रियल वेजाइनल एपिथेलियम एंड ब्रेस्ट, तो ब्रेस्ट साइज़ भी रिड्यूस हो जाता है और इसके अलावा एंडोमेट्रियल यानी कि जो एंडोमेट्रियल लेयर्स होती हैं यूट्रस की और वेजाइना की, वो एंडोमेट्रियल लेयर भी जो है एट्रोपी हो जाती है, उसकी भी एट्रोपी हो जाती है। इसके बाद इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन की बात करें तो इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन में मेरास्मस शामिल है यानी कि वो किस्म के प्रोटीन वगैरह जो कैलोरीज़ यानी कि बॉडी को इम्बैलेंस न्यूट्रिशन स्टेटस बन जाती हैं, जो कैलोरीज़ वगैरह होती है और एनर्जी वगैरह होती है उसकी मिकदार कम हो जाती है तो उसके नतीजे में स्केलेटल मसल्स के अंदर एट्रोपी पैदा हो जाती है। एजिंग की बात करें, एजिंग के अंदर एजिंग की यानी कि इसके नतीजे में जो एट्रोपी होती है इसे हम सेनाइल एट्रोपी कहते हैं और ये किस्म का नॉर्मल एट्रोपी है और इसमें सेल जो है एट्रोपिकल चेंजेस आ जाती हैं एजिंग से रिलेटेड। और इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है हार्ट के सेल्स हैं और इसके अलावा ब्रेन सेल है। तो एजिंग की बात करें तो नॉर्मल ब्रेन जो है उसके सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर डिक्रीज़ आ जाती है और इसके अलावा जो न्यूक्लियस बेसिलियास ऑफ माइनरेट होते हैं यानी कि जो ब्रेन के जो सेल्स होते हैं उसकी रिडक्शन होती है और इसके नतीजे में न्यूरॉन्स की भी रिडक्शन हो जाती है और इसके अलावा एसिटाइल कोलिन्स की भी रिडक्शन हो जाती है और नतीजतन मेमोरी भी जो है जिसे हम डेमेंशिया कहते हैं, लॉस ऑफ मेमोरी हो जाती है। तो मोस्टली ये अल्जामर डिजीज़ के अंदर भी ये कंडीशन होता है, लेकिन विदाउट अल्जामर डिजीज़ भी ब्रेन के अंदर एट्रोफी होती है एज से रिलेटेड। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी हाइपरट्रोपी। हाइपरट्रोपी की बात करें तो सेल की साइज़ और वॉल्यूम और इसके अलावा सेल की जो एनलार्जमेंट होती है उसे हाइपरट्रोपी कहते हैं और इसके अलावा फंक्शनल एबिलिटी भी जो है इंक्रीज़ हो जाती है इसमें। तो हाइपरट्रोफी जो है लिमिटेड कैपेसिटी में यानी कि है लिमिटेड कैपेसिटी टू डिवाइड। इनके जो सेल होते हैं जो हाइपरट्रोपिक सेल होते हैं उनके अंदर लिमिटेड कैपेसिटी होती है, एक कम सलाहियत होती है कि वो डिवाइड हो जाए। और इसके अलावा इसकी कॉजेज़ की बात करें तो या तो फंक्शनल डिमांड की वजह से या ग्रोथ फैक्टर की वजह से जो हार्मोनल स्टिमुलेशन होती है उसकी इंक्रीज़ की वजह से भी हाइपरट्रोफी होती है। इसके अलावा ये फिजियोलॉजिकल भी है और पैथोलॉजिकल भी है। फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रोफी की बात करें तो स्ट्रिएटेड मसल्स जो होती हैं यानी कि वेट लिफ्टर जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो अपने मसल्स के ऊपर वर्कलोड करते हैं और इसके नतीजे में भी हाइपरट्रोफी हो जाती है। और इसके अलावा एंडोक्राइन स्टिमुलेशन की बात करें तो ब्रेस्ट डेवलपमेंट प्यूबर्टी यानी कि जो प्यूबर्टी स्टेज होता है तो उसके नतीजे में हार्मोनल स्टिमुलेशन इंक्रीज़ हो जाती है और इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट आते हैं। और इसके अलावा यूट्रस की डेवलपमेंट भी होती है प्रेगनेंसी के अंदर। ब्रेस्ट डेवलपमेंट इन लैक्टेशन यानी कि जब लैक्टेशन प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज़ हो जाती है और इसके अलावा प्रोलैक्टिन हार्मोन जब रिलीज़ होते हैं तो ब्रेस्ट जो है इनलार्ज हो जाते हैं और इसके अंदर हाइपरट्रोफी स्टार्ट हो जाती है। तो ये एंडोक्राइन स्टिमुलेशन की वजह से ब्रेस्ट डेवलपमेंट, यूट्रस डेवलपमेंट और इसके अलावा ब्रेस्ट डेवलपमेंट इलेक्टेशन। इसके बाद पैथोलॉजिकल हाइपरट्रोफी की बात करें तो पैथोलॉजिकल हाइपरट्रोफी की कोर्स में सबसे पहले एडेप्टिव हाइपरट्रोफी शामिल है। और एडेप्टिव हाइपरट्रोफी में जो थिकनिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर होता है यानी कि यूरिनरी ब्लैडर के जो लेयर्स होते हैं वो थिक हो जाते हैं ड्यू टू दी लॉन्ग ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिनरी आउटफ्लो यानी कि यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो उसके लेयर थिक हो जाते हैं। इसके अलावा मायोकार्डियल हाइपरट्रोफी जो दिल के मसल्स होते हैं और इसके अलावा वल्वुलर हार्ट डिजीज़ जो होती हैं और इसके अलावा हाइपरटेंशन भी हम कह सकते हैं, ये डिजीज़ भी हाइपरट्रोफी की वजह हाइपरट्रोफी यानी कि हाइपरट्रोफी भी इस डिजीज़ की वजह से काज हो जाती है।
इसकी वजह ये होती है कि हाइपरटेंशन में जब ब्लड फ्लो बढ़ जाती है तो मायोकार्डियल सेल्स जो होते हैं वो इनलार्ज हो जाते हैं और इसके नतीजे में दिल का साइज़ भी इनलार्ज हो जाते हैं। तो ये तो इसकी एडेप्टिव हाइपरट्रोफी थी। इसके बाद कंपनसेटरी हाइपरट्रोफी की बात करें तो कंपनसेटरी हाइपरट्रोफी जो है इसमें ऑर्गन्स और टिश्यूज़ की जो है इनलार्जमेंट होती है और मोस्टली ये सर्जिकल रिमूवल, जैसे कि मैंने आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, अगर एक किडनी को रिमूव किया तो दूसरी किडनी के ऊपर वर्कलोड ज़्यादा पड़ेगा और इसके नतीजे में भी हाइपरट्रोफी हो सकती है। इसके बाद हम हाइपरप्लेजिया को डिस्कस करेंगे। हाइपरप्लेजिया रिफर टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स इन ऑर्गन और टिश्यू विच में हैव इंक्रीज्ड वॉल्यूम। तो हाइपरप्लेजिया में सेल की रैपिड मल्टीप्लिकेशन होती है, सेल के नंबर इंक्रीज़ होते हैं और इसके नतीजतन टिश्यूज़ की वॉल्यूम भी बढ़ जाती है और ये टिश्यूज़ में यानी कि ये ऐसे टिश्यूज़ में होते हैं जो कि जिनके अंदर मायोटिक डिवीजन होती है सच एस एपिडर्मिस, इंटेस्टाइनल एपिथेलियम और ग्लैंडुलर टिश्यूज़। ये इन टिश्यूज़ तक लिमिटेड है जिनके अंदर मायोटिक यानी कि माइटोसिस होती है, मायोटिक सेल डिवीजन होता है। ये पैथोलॉजिकल भी हो सकता है और फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है और इसके अलावा सेलुलर प्रोलिफरेशन इज स्टिमुलेटेड बाय द ग्रोथ फैक्टर विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द वैरायटी ऑफ सेल टाइप्स। यानी कि ये भी ग्रोथ फैक्टर की वजह से भी ये हो सकता है। आगे इसको हम डिस्कस करेंगे। हाइपरप्लेजिया इज मेडिएटेड बाय जो ग्रोथ फैक्टर्स हो गए जैसे कि साइटोकाइंस वगैरह हो गए, ये आके जो प्रोटोऑनकोजिन्स को डेवलप करेगा। प्रोटोऑनकोजिन आके डीएनए सिंथेसिस और सेल डिवीजन को इनिशिएट करेगा और इसके नतीजे में भी हाइपरप्लेजिया स्टार्ट हो जाएगा। हाइपरप्लेजिया की हम हार्मोनल स्टिमुलेशन की बात करें तो सबसे पहले एडेप्टिव ब्रेस्ट डेवलपमेंट एट प्यूबर्टी। मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में हाइपरट्रोफी में बताया था, जब ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होती है प्यूबर्टी स्टेज में और इसके अलावा यूट्राइन इनलार्जमेंट होता है प्रेगनेंसी के दौरान और इसके अलावा एस्ट्रोजन स्टिमुलेशन होती है। तो इसके नतीजे में जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम होती है फीमेल के यूट्रस के अंदर उसकी नंबर इंक्रीज़ हो जाती है, यानी कि हाइपरप्लेजिया ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियम इन फीमेल टेक प्लेस होता है। कंपनसेटरी की बात करें तो कंपनसेटरी में जो रिमूवल पार्ट ऑफ द ऑर्गन एग्जांपल, यानी कि जो पार्शियल रिमूवल ऑफ लीवर, यानी कि जो कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं कि उसके हमने आधे पार्ट्स को रिमूव किया तो जो रिमेनिंग पार्ट्स होता है वो माइटोसिस सेल डिवीजन की वजह से दोबारा इनलार्ज जाते हैं और ये भी हाइपरप्लेसिया की कंपनसेटरी टाइप्स है। हाइपरप्लेसिया की पैथोलॉजिकल की बात करें तो पैथोलॉजिकल में एक्सेसिव हार्मोनल सिक्रीशन है, इसके अलावा ग्रोथ फैक्टर्स है जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्सेसिव एस्ट्रोजन प्रोडक्शन जो है वो एंडोमीट्रियल हाइपरप्लेसिया, यानी कि जो एस्ट्रोजन की एक्सेस सिक्रीशन होगी तो एंडोमीट्रियल हाइपरप्लेसिया यानी कि एंडोमीट्रियल लेयर्स ऑफ फीमेल यूट्रस और वेजाइना उसके यानी कि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज़ हो जाएंगे और उसके नतीजे में एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी। इसके अलावा बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया की बात करें तो उसके नतीजे में भी जो हाइपरप्लेसिया होता है बिनाइन यानी कि जो हाइपरप्लेसिया होते हैं प्रोस्टेटिक यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड का, उसके नतीजे में भी सेल के नंबर इंक्रीज़ हो जाती है। इसके अलावा स्किन वार्ड्स की बात करें तो स्किन वार्ड्स में जो कि ग्रोथ फैक्टर की वजह से कॉज होता है और इसके अलावा वायरसेस जैसे कि पेपिलोमा वायरस, इसकी वजह से भी स्किन वार्ड्स यानी कि जो स्किन के ऊपर राउंड जो दानेदार नुमा गोश्त के दाने डेवलप हो जाते हैं, ये भी हाइपरप्लेसिया की एग्जाम्पल में शामिल है। अच्छा, डिस्प्लेजिया की बात करें तो डिस्प्लेजिया जो है एक किस्म का एबनॉर्मल सेल ग्रोथ है और ये एबनॉर्मल सेल ग्रोथ जो है साइज़ भी इसका डिफरेंट होता है, शेप भी डिफरेंट और अपीयरेंस में भी ये टोटली एबनॉर्मल्स होते हैं और इसके जो न्यूक्लियस होते हैं वो न्यूक्लियस भी एबनॉर्मल्स होता है। और इसकी मिसाल अब डिस्प्लेजिया जो है मोस्टली बोन मेरो के अंदर जो सेल होते हैं उस सेल के अंदर जो इम्यूचर सेल होते हैं यानी कि उनकी जो न्यूक्लियस डेवलप भी नहीं होते और सेल जो है वक्त से पहले ही डेवलप हो जाते हैं और एक्सेस अमाउंट में यानी कि सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो है वो अनकंट्रोल सेल डेवलप हो जाते हैं और वो सेल खुद इमेच्योर सेल होते हैं और इसे हम डिस्प्लेजिया कहते हैं। मोस्टली ये ब्लड सेल के अंदर पाए जाते हैं। मेटाप्लेजिया की बात करें तो मेटाप्लेजिया जो है सेल टाइप कन्वर्जन है। कुछ ऐसे सेल होते हैं जो एक सेल यानी कि एक शेप से दूसरे शेप में कन्वर्ट हो जाते हैं और इसमें ये एडेप्टिव में भी होता है और इसके अलावा स्ट्रेस की वजह से भी ये होता है। और इसकी बात करें तो जैसे कि मैं आपको मिसाल दूं इसकी एपिथेलियल मेटाप्लेजिया की तो बैरेट एसोफेगस में ये होता है कि स्ट्रेटिफाइड सिक्वेमस एपिथेलियम के शेप इंटेस्टाइनल कोलमनार एपिथेलियम में डेवलप हो जाते हैं और इसके नतीजे में गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स बैरेट एसोफेगस डेवलप हो जाता है।
तो ये भी मेटाप्लेजिया की मिसाल है। इसके बाद यहाँ पे कोलमनार सेल की बात करें तो कोलमनार सेल जो है जो ब्रोंकियल ट्यूब ऑफ लंग्स, जो लंग्स के ब्रोंकियल ट्यूब में पाए जाते हैं, वो स्क्वेमस एपिथेलियम के अंदर जो है चेंज हो जाते हैं। और इसके अलावा जो बॉडी मोस्टली ये सिगरेट से यानी कि स्मोकिंग की वजह से ये होता है, तो ये भी मेटाप्लेजिया की एक एग्जांपल है। सो आई थिंक आपने इस लेक्चर को इतनी आसानी के साथ गेन किया होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल वी विल डिस्कस द एबेरेंट सेल ग्रोथ।